कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो में हम लोग 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट करने वाले हैं और इससे पहले हम लोग 14 सितंबर का तीनों शिफ्ट कर चुके हैं। 12 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैं, आज सेकंड करेंगे और आज ही थर्ड भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा? जो इनसे रिलेटेड है, जो एसएससी सीजीएल 2026 देंगे, जो जीडी का एग्ज़ाम देंगे अभी फरवरी में, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी सीएचएसएल देंगे 2 सप्ताह के बाद, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी सीपीओ का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी एमटीएस का एग्ज़ाम जो होने वाला है कुछ दिन में वो देंगे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो यूज़फुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनको ये सारा लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन जो एसएससी पूछ रही है, इसको सारा सॉल्व करके जाना है और आप एकदम बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। बाकी बच्चे 12 मिनट में इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, आप कितना में करोगे? आप 5 to 7 मिनट्स में करोगे। कैसे करोगे? तो जो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये सब आपको अप्लाई करना है और 5 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन इंग्लिश का उड़ा के रख दोगे। ठीक है, तो अगर नॉलेज है तब भी कैसे करोगे वो बताऊंगा, अगर नॉलेज नहीं है तब भी कैसे दिमाग लगा करोगे वो बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने क्या है? तो एबनिगेट आपका है। ठीक है, अब एबनिगेट क्या होता है और इसका क्या पूछा है? तो इसका सिनोनिम पूछा है। तो एबनिगेट क्या होता है सर? तो एबनिगेट का मतलब होता है त्याग करना, कोई भी चीज़ त्याग करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा त्याग करना। तो क्या इसका और सिनोनिम हो जाएगा? तो क्या सर इसका अबैंडन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या सर इसका गिव अप हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। क्या सर इसका डेजर्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सर और इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? तो रिलिंक्विश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो रिनाउंस हो जाएगा। ये सब सारा का मतलब होता है त्याग करना। तो ये सब आपका वर्ड सिनोनिम है एब्निगेट का। तो इसका और क्या? इसका अबॉलिश करना। तो ये सब सारा आपका वर्ड है। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर आपका रिनाउंस हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नॉलेज के बेसिस पे हो गया, लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो अब बुद्धि लगाना है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पे डिमांड वर्ड सेम बता रहा है। ठीक है, डिमांड वर्ड दिख रहा है, एक्सेप्ट वर्ड दिख रहा है, इधर सपोर्ट भी दिख रहा है। तो तीनों मिलता जुलता है। ठीक है, डिमांड कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तीनों पॉजिटिव है और तीनों मिलता जुलता है। एक ऐसा वर्ड दिख रहा है जो बिल्कुल अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको दिमाग लगाना है जब आपके पास नॉलेज ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो मूव हेवन एंड अर्थ। तो ये एक ईडियम है, इसका मतलब बताना है। तो मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आपका होता है कि एकदम दिन रात एक करके पूरा पढ़ाई करना, दिन रात एक कर देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब टू रिलोकेट फ्रिक्वेंटली, ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। टू वर्क टायरलेसली टू अचीव समथिंग। तो बिल्कुल दिन रात मेहनत करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। टू स्टे साइलेंट इन प्रोटेस्ट, तो बिल्कुल नहीं। टू फॉलो ब्लाइंडली, तो बिल्कुल नहीं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम पूछना है किसका? तो प्यूसेंट आपके सामने एक वर्ड है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम पूछना है। तो पहले प्यूसेंट का मतलब जान जाते हैं कि क्या होता है। तो क्या सर इसका मतलब? तो इसका मतलब होता है आपका स्ट्रांग होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो रोबस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो माइटी होता है, जो एकदम पावरफुल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो पावरफुल होता है। तो ये सब सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ये सब इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब होता है। तो अपने को क्या चाहिए? तो अपने को एंटोनिम चाहिए, उल्टा चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा? तो क्या रोबस्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या पावरफुल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या स्ट्रांग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फीबल क्या होता है सर? तो फीबल का मतलब होता है वीक। फीबल का मतलब क्या होता है सर? तो फीबल का मतलब होता है फ्रेल। ठीक है, फेबल का मतलब क्या होता है सर? तो फेबल का मतलब होता है डेलिकेट, जो एकदम नाजुक है। तो ये सब सारा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। अब दूसरा बात, जो बच्चे प्यूसेंट का मतलब नहीं पता वो कैसे करेंगे? तो वो दिमाग से करेंगे। कैसे? कि रोबस्ट दिख रहा है, पावरफुल दिख रहा है, स्ट्रांग दिख रहा है, तो ये सब सारा मतलब ताकत को शो करता है। एक दिख रहा है फीबल, एकदम फीका फीका कुछ फीबल दिख रहा है, तो आपको ए आंसर मार्क कर देना है। तो जो बच्चे मतलब नहीं जानते इसका मतलब वो ऐसे मार्क करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है, तो फोर्थ नंबर पूछ रहा है कि मिस स्पेल्ट वर्ड आपको ढूंढना है। तो सुपरसीड, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब होता है रिप्लेस करना, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। तो परजिवरेंस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मतलब क्या होता है, तो एकदम दृढ़ निश्चय। तो प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होता है, तो स्पेशल राइट्स होता है, और ये आपका यहाँ पे एरर है। तो प्रिविलेज LEDGE ऐसे एग्जामिनर दे दिया है, जो कि क्या होगा, LEGE ऐसे होगा, ठीक है। तो ये आपका सही स्पेलिंग है, प्रिविलेज, तो ये आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा। असैसिनेट क्या होता है, तो किसी का हत्या कर देना। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्या पूछ रहा है, तो करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो अब खतरनाक सा वर्ड आपके सामने आ गया, क्या आ गया, तो साइकोफार्माकोलॉजी ऐसा वर्ड आ गया। इतना लंबा लंबा पूछ रहा है एग्जामिनर, पूछ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जितना हार्ड दिख रहा है उतना आसान इसको गिराना होगा, ठीक है। द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल, तो जितना हार्ड ये दिख रहा है उतना ईजी इसको आप टैकल कर सकते हो, तो बिल्कुल समझते हैं। तो अब आपको ये वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो एग्जाम में कैसे सोचोगे वो मैं आपको माइंडसेट दे रहा हूँ। तो पहले चेक करोगे कॉमन कॉमन क्या चल रहा है, तो यहाँ पे लॉजी चल रहा है, लॉजी चल रहा है, लॉजी चल रहा है। तो फार्माकोलॉग ऐसे तो कुछ नहीं होता है, तो बी ऑप्शन को पहले आप काट दोगे, ठीक है। अब आगे मैच करते हैं। तो साइको, एक है साइकोफर्मा, एक है साइकोफर्मियो, एक है साइकाफर्मो, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि यहाँ पे फर्मियो ऐसा भी कुछ हम लोग सुने नहीं है। दूसरा बात, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्मा होगा कि फर्मो होगा, तो ये चेक करना है। तो ज़्यादा अब आप 50-50 में आ गए, ठीक है। तो अब आपको अटेम्प्ट करना ही है, भले सही हो चाहे गलत हो। तो फर्माकोलॉजी होता है कि फर्मोकोलॉजी होता है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट फर्मा होता है, ठीक है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर हार्ड हार्ड दे दिया तो एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं आना है, आपको दिमाग लगा के बनाने की कोशिश करना है। सही हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आता है, तो साइंटिफिक स्टडी होता है, और ये रिलेटेड ड्रग्स से होता है, मेडिसिन से होता है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। एक सेंटेंस है, इसका वन वर्ड आपको देना है। एक पर्सन है हु एब्सटेंस, जो अपने आप को बचाता है, फ्रॉम, कैसे बचाता है, तो फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, तो कहीं भी इंडल्ज नहीं होता है, वहाँ से अपने आप को बचाता है। तो इसका ये वन वर्ड क्या हो जाएगा, क्या एसेटिक हो जाएगा, क्या इसका एग्नोस्टिक हो जाएगा, क्या इसका मिस्टिक हो जाएगा, क्या इसका स्केप्टिक हो जाएगा। तो आप समझते हैं। तो स्केप्टिक कौन होता है, जो एकदम हमेशा डाउट करते रहता है, ठीक है, जिसका कैरेक्टर डाउटफुल होता है। तो ये तो नहीं होगा, अपने को ढूंढना है कि जो अपने आप को बचा के रखता है हर प्लेजर से, इंडल्जेंस से। तो क्या मिस्टिक होता है, तो मिस्टिक कैसे बना है, तो मिस्ट्री से बना है। मिस्ट्री मतलब जो राज छिपा के रखता है, तो ये भी नहीं होगा। क्या एग्नोस्टिक होगा, तो एग्नोस्टिक क्या होता है, तो एग्नोस्टिक होता है कि जिसको डाउट है कि भगवान है कि नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एसेटिक आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब एक साधु जैसा होता है, जो अपने आप को संयम करके रखता है, ठीक है, अपने आप को संयमित करके रखता है, अपने आप को डिसिप्लिन करके रखता है, ज़्यादा मन को इधर उधर भागने नहीं देता है। तो ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो नाइदर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डैश द को ऑथर्स एंटिसिपेटेड द बैकलेस, तो नाइदर द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर नर द को ऑथर, तो नाइदर और नॉर का पेयर चलता है, नाइदर और नॉर का आपका पेयर चलता है, ये सब को रिलेटिव कंजक्शन है। वैसे ही ईदर और का चलता है, वैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो का चलता है, ठीक है। ये सब टैग टीम कंजक्शन है, ये सब आपको याद रखना है। तो नॉर आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। द बोर्ड विल कन्वीन नेक्स्ट फ्राइडे, फाइनल अप्रूव इज एक्सपेक्टेड, तो बोर्ड जो है अब नेक्स्ट फ्राइडे आएगी, और जो फाइनल अप्रूव है वो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, वो आने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कंजक्शन ढूंढना है जो पीछे वाला को रिलेट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव कंजक्शन ढूंढना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किसका बात हो रहा है, तो नेक्स्ट फ्राइडे टाइम का बात हो रहा है, और जो टाइम को दिखाता है वो कौन सा होता है, तो वो व्हेन होता है, ठीक है। तो व्हेन टाइम को दिखाता है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हेन डू यू कम, तुम यहाँ कब आते हो, ठीक है, या फिर तुम यहाँ कब आए, ऐसा है। तो व्हेन जब समय का बात रहेगा तो आपको जो यूज़ करना चाहिए WH, तो ये आपको व्हेन यूज़ करना चाहिए।
तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो एट विच गलत, ऑन विच गलत, वेयर अपॉन गलत, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या है, तो नथिंग शॉर्ट ऑफ पैराडिम शिफ्ट विल डैश द इंट्रेंस्ड ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो नथिंग शॉर्ट ऑफ पैराडिम शिफ्ट विल डैश द इंट्रेंस ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया क्या है, मतलब जो डीप रूटेड है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा वो कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे विल आपका हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आपको चाहिए मेन वर्ब। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन में आते हैं कि कौन कौन सा वर्ब है, कौन कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे SION दिख रहा है, SION दिख रहा है, तो ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है। तो यहाँ पे तो अपने को वर्ब चाहिए, तो नाउन का कोई काम नहीं है, तो C और D आप हटा दोगे सिंपली। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम लोग को कैसे पता कि ये नाउन है, तो मैं इस चैनल में करवा चुका हूँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, उसमें आप कैसे पहचानोगे वर्ड को देखते ही कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के कैटेगरी में है। ठीक है, तो वो आपको देख लेना है, तो आप सीख जाओगे कि वर्ड को कैसे देखते पहचान लोगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब अपने को चाहिए परसुएड या फिर डिसलॉज, क्या आना चाहिए। तो जो पैराडिम शिफ्ट है उसको चेंज करने के बाद हो रहा है, तो परसुएड करना मतलब किसी को मनाना, ये अप्रोप्रिएट नहीं जाएगा। तो दोनों वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो परसुएड तो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो भाई, यहाँ पे वर्ब का जरूरत था, तो नाउन को पहले हम लोग हटा दिए। तो ये आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करना है। 10th नंबर क्या है, तो फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन एरर। इस पार्ट पे एरर है, आपको बताना है सही कौन सा है। चेक करते हैं, तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक पहले हम लोग टेंस चेक करेंगे। सारे टेंस अगर समान मतलब यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा में काम बन जाएगा, नहीं बनेगा तो तीसरा में काम बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। मच ऑफ व्हाट अपीयर्स to be the coordination among the regulatory bodies and private stakeholders are in fact coincidental overlaps caused by the differing mandates। तो टेंस बिल्कुल सही है, सारा यूनिफॉर्म टेंस है। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। तो मच ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी कोऑर्डिनेशन, तो मच ऐसे शुरू हो रहा है, तो ये आपका एक क्लॉज है, नाउन क्लॉज बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो अगर एक सिंगल आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अमंग क्या है, तो अमंग आपका प्रेपोजिशन है। अमंग के बाद क्या आता है, तो उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मच ऑफ द अपीयर्स कोऑर्डिनेशन का वर्ब क्या है, तो ये सिंगुलर है और इसका वर्ब एग्जामिनर दे दिया है प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए तो सही हो जाता, तो आर यहाँ पे गलत है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो मच ऑफ द व्हाट अपीयर्स, तो ये सिंगल आइडिया को बता रहा है, तो ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो फिर इज लेगा। तो किस पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो आपका तीसरा पार्ट पे एरर हो जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इनफैक्ट कोइंसिडेंटल ओवरलैप। सर यहाँ पे भी तो सिंगुलर वर्ब दिख रहा है, तो समझते हैं। तो ये आपका वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। कैसे नहीं है, अब मैं समझाता हूँ। तो ओवरलैप है, ठीक है, ओवरलैप के पहले क्या है, कोइंसिडेंटल है, तो ये एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, तो वो नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ओवरलैप्स यहाँ नाउन का काम कर रहा है, दोनों होता है, ओवरलैप वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या पूछ रहा है, तो एरर पूछ रहा है। ठीक है, तो एरर बिल्कुल पढ़ते हैं। तो पहले क्या करेंगे, तो पहले टेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। तो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं हम लोग। डैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजन फॉर बैकवर्ड कंपेबिलिटी इज लेस प्रॉब्लमेटिक देन द assumption that all peripheral institution will without coercion adhere to the central directives as framework। तो टेंस बिल्कुल सही है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ आपको एकदम जल्दी जल्दी दिमाग में करना है। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। डैट द फ्रेमवर्क लैक्स प्रोविजन, ठीक है, तो ये एक आपका नाउन क्लॉज है, डैट से शुरू हो रहा है। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद उसका वर्ब भी आया हुआ है। ठीक है, अब डैट ऑल पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस विल कोएर्शन एडर्स, तो अब डैट यहाँ से अब नया शुरू हो रहा है, तो ऑल द पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे जो ये आपका सब्जेक्ट है क्या है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि पेरिफेरल इंस्टीट्यूशंस का बात हो रहा है।
प्लूरल सब्जेक्ट है तो अब आगे देखेंगे कि सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। तो विल तो हेल्पिंग वर्ब है, विदाउट उसका प्रेपोय है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, तो इतना दूर कुछ नहीं। तो इसका वर्ब क्या है, इसका वर्ब ये है। तो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस है प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब चाहिए अपने को, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए। तो एडेस क्या होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब होता है। इसको प्लूरल कैसे करेंगे, तो लास्ट में इसका एस हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि एस लगा के वर्ब को सिंगुलर किया जाता है और वर्ब पहले से प्लूरल होता है। तो इसको एदर हो जाता तो यहाँ पे सही हो जाता। तो ये किस पार्ट पे है, तो ये फोर्थ पार्ट पे है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो भाई कैसे मैं चेक कर रहा हूँ। तो पहले टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट में जाएंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब चेक करते करते आपका आंसर आ जा रहा है। कॉन्सेप्ट अभी एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ही तक रुक रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो एक्टिव टू पैसिव करना है। तो इसमें हम लोग बस वर्ब में ध्यान देंगे, ठीक है, ना ही सब्जेक्ट देखेंगे ना ही ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो बस वर्ब में ध्यान देंगे, बाकी बच्चे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा लगा लगा के टाइम पास करेंगे। आप बस सीधा वर्ब देखोगे, आंसर मार्क करोगे। कैसे, तो चेक करते हैं। तो पीपल कैन वर्ब दिख गया, सेल्डम एसेस अचीव्ड मैन्युस्क्रिप्ट डाउट क्लियरेंस, तो कैन दिख गया। तो जब इसका पैसिव करेंगे तो कैन के साथ क्या आता है, बी आता है, वेरी गुड आता है। तो बस हम लोग वही चेक करेंगे, कैन के साथ बी का है, अपना आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, तो सी पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कैन दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं चेक नहीं करना है। तो यहाँ पे कैन बीइंग दिया है, कुड बी दिया है, तो आर एबल सेल्डम ये तो कैन दिया ही नहीं है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। तो मैं तो चेक कर रहा हूँ, आपको चेक भी नहीं करना है, इतना श्योर रहना है, इतना फास्ट रहना है, आगे बढ़ जाएंगे। 13th नंबर क्या पूछ रहा है, तो होमोनेम, वन ऑफ द तगड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपका वोकैब सही नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। तो ये सब क्वेश्चन डाल के सीजल अपना लेवल बहुत अपना हाई कर रहा है। अब पहले जैसा सीजल नहीं रहा कि अब लेबर नहीं कर रहा है भाई, अब मतलब इसको चाहिए रिस्पेक्ट, इसको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है। तो इसको अब रिस्पेक्ट चाहिए, इसको इज्जत चाहिए। तो अब अपना लेवल हाई कर दिया है। एरर पहले एक लाइन में आता था, मैक्सिमम 2 लाइन, अब भाई 4-4 लाइन में पूछ रहा है। अभी आप लोग देख के आ रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको भी अपना लेवल अप करना है और बाकी बच्चों से आगे रहना है। और मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग दूसरा स्टूडेंट से आगे रहो, मार्केट से आगे रहो। तो बिल्कुल स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जहाँ नॉलेज यूज़ करना है नॉलेज यूज़ करेंगे, जहाँ तिगड़म यूज़ करना है तिगड़म यूज़ करेंगे, जहाँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करना है स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो होमोनेम क्या होता है, तो एक वर्ड है, ठीक है, मिलता जुलता वर्ड रहेगा, बोलने में मिलता जुलता रहेगा, लेकिन मीनिंग उसका अलग रहेगा। तो एक अंडरलाइन वर्ड है क्या, ग्यूल्स। तो ग्यूल्स क्या होता है, तो ये एक रेड कलर का एक पहचान होता है, ठीक है। राजा रानी मतलब रेड कलर पहचान होता है, कहाँ पे होता है, तो सील्ड पे होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ग्यूल्स का मतलब ये होता है। द प्रिंस क्या होता है, तो राजा का बच्चा होता है। द प्रिंस ग्यूल्स डोमिनेटेड द फैमिली कोट ऑफ आर्म्स। तो वो जो कोट ऑफ आर्म्स पहना था उसमें एक ग्यूल्स है, तो वो रेड कलर का होता है और इस तरह बना रहता है, जो आप पिक्चर में इधर देख रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्यूल्स बोलते हैं। तो ये मतलब रेड कलर का दिख रहा है, सील्ड एक पहचान का प्रतीक है। तो ये मीनिंग जहाँ पे आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, इसका अगर अलग मीनिंग जहाँ पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला चेक करते हैं, द टेपेस्ट्री फीचर्ड ग्यूल्स एंड आइजेंट प्रोमिनेंटली। तो टेपेस्ट्री क्या होता है, तो टेपेस्ट्री एक क्लॉथ होता है छोटा सा, जिसमें बहुत सारा डिजाइन बना रहता है। तो ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है, इसका पिक्चर है, ये टेपेस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो टेपेस्ट्री फीचर्ड गोल्स एंड आर्डेंट प्रोमिनेंटली। तो ये जो टेपेस्ट्री है उसमें गोल्स दिख रहा है, तो ये सिमिलर मीनिंग कर रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब डी चेक करते हैं, द हेराल्ड एक्सप्लेन द सिंबलिज्म ऑफ गोल्स टू द विजिटर्स। तो हेराल्ड क्या होता है, जो कोर्ट में बैठते हैं और वो मैसेंजर का काम करते थे, वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंबल, ये ग्यूल्स का सिंबल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो विजिटर्स। ये भी सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है कि एक पहचान का प्रतीक है, जो कि, ठीक है। तो डी भी अपना आंसर नहीं होगा। सी चेक करते हैं, द ग्यूल्स बॉर्डर सिग्निफाइड मैरिटल लीनियज। तो लीनियज क्या होता है, जो पहले से चलता आ रहा है। तो जो ग्यूल्स है बॉर्डर सिग्निफाइड, तो लीनियज को मतलब सिग्निफाई कर रहा है बॉर्डर पे। मान लो पिक्चर बना हुआ होगा, तो ये भी सिमिलर मीनिंग फॉलो कर रहा है। तो सी भी अपना आंसर नहीं होगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। कैसे, तो द सेफ
कौन खाना बनाने वाला, तो प्रिपेयर कर रहा है सॉस ऑफ डीप ग्यूल्स एंड कमिंस। तो कमिंस क्या होता है, तो कमिंस होता है जीरा, इसका मतलब जीरा होता है, और इसका मतलब डीप ग्यूल्स, तो ये खाने का सेंस दे रहा है, ठीक है, ये फूड का सेंस दे रहा है, खाने का सेंस दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी ग्यूल्स हर जगह रेड कलर एक पहचान प्रतीक का सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे खाने का सेंस दे रहा है, तो बी अलग मीनिंग है, ठीक है, अलग मीनिंग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द तगड़ा क्वेश्चन था कि अच्छा टीचर सभी ना बने, इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एसएससी सीजीएल मतलब किसी चीज़ का गुस्सा है वो अब आप लोग पे उतार रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, रेडी रहना है। तो ऐसा 2 से 3 ही क्वेश्चन आएगा, बाकी आप 20 22 23 क्वेश्चन इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो इतना भी बना लोगे, अगर 40 प्लस अगर स्कोर कर रहे हो इंग्लिश में तो एक गुड स्कोर माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। बाकी 50/50 ये फिर किस्मत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है, तो पैसिव टू एक्टिव करना है, पैसिव से एक्टिव में जाना है। तो वर्ब आ गया, वॉइस आ गया, तो वॉइस आ गया तो बस हम लोग वर्ब चेक करेंगे, दूसरा कुछ चेक नहीं करेंगे। तो पैकेज इज डिलीवर्ड टू द ऑफिस एवरी मॉर्निंग। ये जो पैकेज है ये डिलीवर्ड होता है एवरी मॉर्निंग, किसके द्वारा डिलीवर होता है वो बताया नहीं जा रहा है, बस डिलीवर्ड होता है। तो ये इज डिलीवर्ड है, तो इसका पहले क्या होगा, तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे हैज़ डिलीवर्ड ये नहीं है, ठीक है। डिलीवर्स इटसेल्फ, द पैकेज अपने आप डिलीवर कर देगा, तो डी भी नहीं है। तो ए और बी में अब आपको चूज करना है, क्योंकि दोनों प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो मतलब बाय किसके द्वारा, तो वो तो बता नहीं जा रहा, तो किसी के द्वारा तो डिलीवर किया गया होगा, तो समवन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी अपना आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने आ गया आरसी रीडिंग। तो पैसेज को आपको रीड करना है और क्या करना है, तो आपको आंसर देना है। तो पहले पैसेज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और थीम को समझने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो व्हाट प्राइमरीली डेमोक्रेटिक फंक्शंस डज सोशल मीडिया सर्व। तो सोशल मीडिया क्या सर्व करता है, क्या प्रोमोट करता है एंटरटेनमेंट, क्या रिप्लेस करता है न्यूज़पेपर, क्या फैसिलिटेट करता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ऑर्गेनाइज करता है ट्रेड यूनियन। तो क्या करता है सोशल मीडिया, ये हम लोग चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेक सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के बारे में बात हो रहा है कि डबल एज्ड टूल। डबल एज मतलब दो धारी तलवार, तो सोशल मीडिया डबल एज टूल कैसे बन रहा है, तो वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। क्या वो एफोर्डेबिलिटी के कारण बन रहा है, क्या वो विजुअल डिजाइन के कारण बन रहा है, क्या वो एबिलिटी टू स्प्रेड ट्रूथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बन रहा है, क्या वो इंटेंशनल रीच के लिए बन रहा है, डबल एज स्वॉर्ड। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Which element amplifies marginalized voice through the social media। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया, क्या एम्पलीफाई हो रहा है, क्या एडिटोरियल बोर्ड के बारे में बात हो रहा है, क्या गेटकीपर के बारे में, गेट कीपिंग जर्नलिज्म, वायरल रीच और ग्रासरूट मोबिलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है, या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रेस के बारे में बात हो रहा है। हम लोग इसको भी चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट, तो क्या ऑथर सजेस्ट करता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन बताना है। सोशल मीडिया मिसयूज डेमोक्रेसी, तो सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। क्या वो इन्हांस करता है मीम कल्चर, क्या वो लीगलाइज करता है ऑल द कंटेंट, क्या वो एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करता है, क्या वो ग्लोबल सेंसरशिप पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो इसको भी हम लोग सर्च करेंगे। ऑथर का व्यू क्या है, व्हाट डिटरमाइंस वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट्स और अंडरमाइन डेमोक्रेसी, क्या डिटरमाइन करना चाहिए और ऑथर क्या व्यू रखते हैं। तो पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का व्यू रखते हैं, क्या प्लेटफॉर्म रिफंडेड का व्यू रखते हैं, क्या सोशल इंटेंट और एथिकल यूज़ का व्यू रखते हैं, क्या वो पॉपुलैरिटी इन्फ्लुएंसर का व्यू रखते हैं। तो इसका आंसर मैं बिना पढ़े मार कर दूंगा कि सी आपका आंसर होगा। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो ये आप लोग को भी सीखना है, ठीक है। तो जब मैं एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में तो इसको बताऊँगा। तो मुझे यहाँ पे एथिकल यूज़ दिख गया। एथिकल क्या होता है, तो एथिक्स मतलब होता है मोरल वैल्यूज़। ये आईएएस का जो एग्ज़ाम देते हैं GS4 एक पेपर है, पूरा एथिक्स का पेपर है। तो मोरल वैल्यूज़ ये सब का यूज़ के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि कैसे एक आईएएस को मोरल वैल्यूज़ से भरा होना चाहिए। तो एक ऑथर भी इसी का बात कर रहा होगा, तो ये श्योर शॉर्ट श्योरिटी है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छा से एक्सप्लेन करता है थोड़ा देर में। अब हम लोग सर्च करना शुरू करते हैं। तो सारा क्वेश्चन अपने दिमाग में है, तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ हार्ड वर्ड दिखेगा आगे बढ़ जाना है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं कि सर इसका मतलब कैसे क्या होगा। दूसरा बात, पैसेज का जो शुरू का 2 लाइन पढ़ेंगे, बहुत धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो पूरा पैसेज समझ में आ जाएगा। पढ़ना शुरू करते हैं। द प्रोलिफरेशन
तो प्रोलिफरेशन करना, प्रोलिफरेट करना, अंदर घुसना। द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है सोशल मीडिया। क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया है? डेमोक्रेटिक लैंडस्केप को। एक्टिंग एक्टिंग बोथ कैसा काम कर रहा है? तो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कहाँ पे? तो फॉर सिविक एंगेजमेंट और द कंड्यूट ऑफ मैनिपुलेशन। तो सिविक एंगेजमेंट भी कर रहा है, मैनिपुलेशन भी कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटफॉर्म लाइक, अब एग्जांपल दे रहा है कौन कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वंस रेगुलेटेड टू डोमेन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, नाउ अब क्या हो रहा है? तो सर्व कर रहा है पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ किसका? तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स का, इनेबलिंग सिटीजन्स टू आर्टिकुलेट ओपिनियंस। कि ये सब प्लेटफॉर्म काम कर रहा है कि आप अपना ओपिनियंस दो, मोबिलाइज करो फॉर कॉजेज, चेक करो अथॉरिटी इन रियल टाइम। ठीक है, एट इट्स कोर डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का काम कर रहा है। एंड सोशल मीडिया ostensibly democratize this process by dismantling traditional gatekeeping। ठीक है, तो पहला आपका आंसर मिल गया कि क्या करता है? तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सोशल मीडिया क्या सर्व करता है? तो प्रोमोट एंटरटेनमेंट, इसका बात नहीं हो रहा है। रिप्लेस न्यूज़पेपर, इसका बात नहीं हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियंस, इसका बात नहीं हो रहा है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा कि फैसिलिटेट करता है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का काम हो रहा है। ये हम लोग यहाँ पे देख लिए, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला आंसर मिल गया। तो ऐसे ही आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी ले बस आंसर्स मैच करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतना दूर हम लोग पढ़ लिए। अब पॉलिटिकल लीडर्स कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली विद द कंस्टिट्यूएंट्स बाय पासिंग एजुकेशनल फिल्टर्स, वाइल ग्रासरूट मूवमेंट्स हार्नेस वायरलिटी टू एम्पलीफाई मार्जिनलाइज वॉइसेस। तो ग्रासरूट मूवमेंट क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। मार्जिनलाइज होता है, कौन होता है? जो एकदम दबे कुचले हैं। ठीक है, जो मतलब जिनका वॉइस मेन लाइन पे नहीं आ पा रहा है। ड्यूरिंग क्रिटिकल इवेंट्स टू बी इलेक्शन। ठीक है, तो क्रिटिकल इवेंट में एग्जांपल जैसे इलेक्शन का दे रहा है ऑथर, प्रोटेस्ट का दे रहा है, लेजिस्लेटिव डिबेट्स का दे रहा है। सोशल मीडिया एक्ट एज डिजिटल एगोरा। तो डिजिटल एगोरा की तरह काम करता है। फॉस्टरिंग पार्टिसिपेटरी डायलॉग दैट वंस कन्फाइड टू टाउन हॉल्स एंड प्रिंट कॉलम्स। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। हावेवर क्या और? तो अनप्रेसिडेंटेड ओपननेस इज डबल एज। तो अब डबल एज स्वॉर्ड का बात हो रहा है। तो इससे क्वेश्चन एक आया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि डबल एज स्वॉर्ड क्या है। द सेम प्लेटफॉर्म डिसमेट ट्रूथ कैन प्रोपगेट मिस इन्फॉर्मेशन। तो ये मतलब क्या कर सकता है? तो मिस इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, पोलराइज कर सकता है पब्लिक ओपिनियन को मतलब अलग दिशा में ले जा सकता है। एग्रोमेटिकली रीइंफोर्स आइडियोलॉजिकल सिलोज। ठीक है, इलेक्ट्रल इंटरफ्रेंस थ्रू टेक अकाउंट्स, कोऑर्डिनेटिंग ट्रोलिंग, स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हैव थ्रेटेंड द इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी। तो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण इंटीग्रिटी में बात आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रल इंटीग्रिटी के बारे में ये बताना चाह रहा है। तो मोर ओवर इमोशनल चार्ज कंटेंट ऑप्टिमाइज फॉर एंगेजमेंट rather than accuracy of the eclipses nuanced debates, reducing political discourse of cacophony of outrage। तो अब आगे अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। तो डबल एज स्वॉर्ड क्यों बोला जा रहा है? तो क्या अफोर्डेबिलिटी के कारण? गलत। क्या वो विजुअल डिजाइन के कारण? गलत। क्या इंटरनेशनल रीच के कारण? गलत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्योंकि ये ट्रूथ भी बता रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन का भी काम कर सकता है। तो दो धारी तलवार का काम कर रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या पूछ रहा है? तो अकॉर्डिंग द पैसेज विच एलिमेंट एम्पलीफाइज द मार्जिनल वॉइसेज। जिनका वॉइस मतलब दबा कुचला है, मेन लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए सोशल मीडिया क्या करता है? तो अभी हम लोग पढ़े। तो एडिटोरियल बोर्ड करता है? बिल्कुल नहीं। गेट कीपिंग जर्नलिज्म करता है? बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशनल प्रेस करता है? बिल्कुल नहीं। तो सी अपना आंसर हो जाएगा। तो वायरल रीच होता है और ग्रास रूट मोबिलाइजेशन होता है। तो ग्रास रूट में मोबिलाइज करने का काम करता है कि अलग अलग आप अपना व्यू दे सकते हो। ठीक है, तो ग्रास रूट क्या होता है? तो एकदम गाँव से सटा हुआ। तो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी अपना इंडिया है। बिल्कुल पंचायत से शुरू होता है, ग्राम सभा से शुरू होता है, नेक्स्ट लेवल तक जाता है। अब 18 नंबर क्या पूछ रहा है? तो क्रिटिकल सॉल्यूशन क्या बता रहा है? मीडिया मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अभी हम लोग इतना दूर नहीं पढ़े हैं, तो अब पैसेज में वापस से आके पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो मैं कर रहा हूँ आपको एकदम जल्दी जल्दी कर रहा है, मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, बनाने के लिए मुझे 1 मिनट ही लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट। इतना पैसेज मतलब 2 से 3 मिनट आप पैसेज में दे सकते हो, या फिर 1-2 मिनट दे सकते हो। इतना मतलब सही है, पैसेज डिमांड करता है इतना टाइम।
अब मोर ओवर से पढ़ते हैं, तो इमोशनली चार्ज कंटेंट ऑप्टिमाइज एंगेज रेदर देन एक्यूरेसी, ठीक है। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी, देयरफॉर, तो सोशल मीडिया का डेमोक्रेसी में रोल बढ़ जाता है, कंटीजेंट नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर बट ऑन द एथिकल फ्रेमवर्क्स गवर्निंग इट्स यूज। तो बोल रहा है कि रोल मतलब बढ़ जाता है कि ना ही टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर के बारे में, लेकिन एथिकल यूज भी होना चाहिए। एथिकल यूज होना चाहिए मतलब सही सही होना चाहिए, लीगली यूज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एथिक्स का बात हो रहा है। रेगुलेटरी ओवरसाइट, मीडिया लिटरेसी, एल्गोरिदम, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एसेंशियल टू हार्नेस इस डेमोक्रेटिक पोटेंशियल। अगर मतलब ट्रांसपेरेंसी होगा तो क्या होगा, डेमोक्रेटिक पोटेंशियल और बढ़ेगा। वाइल मिटिगेटिंग सुपरवेसिव टेंडेंसी इन इसेंस, क्या, तो सोशल मीडिया इज नाइदर इनहेरेंटली वर्चुअस नॉर, तो नाइदर नॉर का पेयर होता है, इनहेरेंटली कोरेसिव, इट्स माइनर सोशल इंटेंट। लास्ट लाइन पढ़ देते हैं, वेदर इट बिकम अ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिलियंस, तो मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अ टूल फॉर पॉपुलिस्ट डिस्टॉर्शन, और ये एक टूल बन सकता है डिस्टॉर्शन के लिए, मतलब तहस नहस के लिए, ठीक है। ये डिपेंड करता है लार्जली, हम लोग पे डिपेंड करता है कि लार्जली हाउ इट इज़ वाइडेंड बाय सिटीजन, इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म। तो ये हम लोग पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करेंगे। तो बिल्कुल अब सारा आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बता रहा है, तो इनहेंस मीम कल्चर, तो मीम कल्चर का बात ही नहीं हो रहा। लीगलाइज ऑल कंटेंट, तो इसका भी बात नहीं हो रहा। एल्गोरिदम, ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेसी, तो बिल्कुल इसका बात हो रहा है, सी अपना आंसर हो जाएगा। ग्लोबल सेंसरशिप पॉलिसी, इसका भी बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग पढ़ेंगे, एक बार में सारा बना लेंगे। अब लास्ट क्या है, तो डिटरमाइन क्या करता है सोशल मीडिया। तो अब ऑथर व्यू क्या बोल रहा है, तो क्या पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स आर फंडेड, कैसा फंड क्या होता है, बिल्कुल नहीं। पॉपुलैरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर, इसका भी बात नहीं हो, किसका बारे में बात हो रहा है, तो एथिकल यूज के बारे में बात हो रहा है, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह क्या से आप 5 में 5 लेके आओगे पैसेज में, ज़्यादा टाइम पास नहीं करोगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। वरना बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ना शुरू किए, लास्ट तक गए, शुरू का ऊपर पूरा भूल गए कि भाई क्या पढ़े, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिमाग में वो क्वेश्चन घूमेगा, उसको बस सर्च करना है, फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट 20 नंबर क्या है, तो 20 नंबर आपके सामने है कि मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है जो रिप्लेस करता है हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नो सुनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, तो एक बात समझने वाले क्या है कि नो सुनर जो कंजक्शन लेता है, क्या लेता है, तो वो देन लेता है, ठीक है। बाकी एग्जामिनर व्हेन करके देगा, गलत होगा, बाकी बट कुछ भी करके देगा, गलत होगा। तो नो सुनर क्या कंजक्शन लेता है, तो देन लेता है। तो जहाँ जहाँ देन है उसको रखेंगे, जहाँ जहाँ देन नहीं है उसको उड़ा देंगे। तो कहाँ का देन नहीं है, तो यहाँ देन नहीं है, यहाँ देन नहीं है, तो दो जगह पे डी पे है और ए पे है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको, तो देन द ट्रेन डिपार्टेड और देन डिड द ट्रेन डिपार्ट, तो क्या होगा, तो देन द ट्रेन डिपार्टेड, तो यहाँ पर भी द ट्रेन डिपार्टेड, ये ज़्यादा सही है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, ठीक है। 21 नंबर क्या है, तो चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है। रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेगमेंट, द मैनेजर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, तो इसको रिप्लेस करके चारों ऑप्शन में करना है, ठीक है। तो मैनेजर उससे बोला कि रिपोर्ट सबमिट कर दो, अब ये ढूंढना है। तो क्या उससे रिक्वेस्ट किया, बिल्कुल नहीं। क्या आस्क्ड टू सबमिट द रिपोर्ट, क्या उसको टोल्ड किया, तो बिल्कुल नहीं। तो ए और सी में ज़्यादा क्लोज मैच चल रहा है, तो जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन का क्लोज हो, उसको हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। द एग्जामिनर आस्क्ड टू द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, तो आस्क्ड द क्लर्क दैट सबमिट द रिपोर्ट और आस्क्ड द क्लर्क टू सबमिट द रिपोर्ट, तो सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू सबमिट द रिपोर्ट, सिंपली हम लोग ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन के सामने ही रहेंगे, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्या पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सी सेड आई सॉ हिम लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट दिख गया, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट में करेंगे तो लास्ट नाइट का क्या हो जाता है, प्रीवियस नाइट हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। जहाँ जहाँ प्रीवियस नाइट है वो ऑप्शन को रखेंगे, बाकी उड़ा देंगे। तो यहाँ पे लास्ट नाइट है, ऑप्शन कट, ये लास्ट नाइट है, ऑप्शन कट। अब ए और डी, तो कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग ऑप्शन उड़ा के अपना काम आसान कर रहे हैं, तो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज़ करना है। तो सी सेड यहाँ पे है। अब हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल पास्ट होता है, ठीक है, जो V2 होता है वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाता है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ पे है,
तो यहाँ पे है, और हैड सॉ यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो डी कट जाएगा, ए अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्या है, तो 23 नंबर आपके सामने है कि डायरेक्ट स्पीच में करना है। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट में करना है, तो बिल्कुल करते हैं और ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, दिमाग लगाएंगे, आंसर मार्क करेंगे। द लाइब्रेरियन सेड, लाइब्रेरियन ने बोला, दैट साइलेंस मस्ट बी मेंटेन्ड इन द लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी में साइलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो ये एक इंस्ट्रक्शन दिया तो क्या हो जाएगा, तो ये सर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। और हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं कि वर्ब और ऑब्जेक्ट सीधा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखते क्योंकि सब्जेक्ट हिडन होता है, जहाँ से वर्ब शुरू होगा सेंटेंस में वो अपना आंसर हो जाएगा। तो साइलेंस क्या होता है, तो एडजेक्टिव होता है, तो ये वर्ब नहीं है, काट देंगे। यू विल मेंटेन साइलेंस, तो वर्ब से शुरू नहीं रहा है, तो मेंटेन साइलेंस, तो मेंटेन करो साइलेंस, तो वर्ब से शुरू हो रहा है, सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 24 नंबर 25 नंबर क्या है, तो आपका पैरा जंबल है। तो बाकी बच्चे यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे, फिर ABCD, फिर मैंडेटरी पेयर क्या होता है ये सब करेंगे, इतना आपको फंसना नहीं है। सीधा हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्टरी लाइन चेक करेंगे, वो अगर कन्फ्यूजन लगा तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कंक्लूजन लाइन चेक करेंगे, वो भी कन्फ्यूजन लगा फिर हम लोग मैंडेटरी पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी लाइन चेक करते हैं। तो 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 दिख रहा है, 4 नहीं है, तो 4 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, इसको काट देता है। तो पहला इंट्रोडक्टरी लाइन चेक करते हैं। इंट्रोडक्टरी लाइन क्या होता है, डेफिनेशन होता है, बहुत ब्रॉड होता है, कुछ भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है, तो चेक करते हैं। तो कंसिक्वेंटली द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो कंसिक्वेंटली मतलब एज ए रिजल्ट ऐसे कुछ बता रहा है, तो पहले ही आप रिजल्ट बताने लगोगे, नहीं बताओगे तो 1 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, तो सी आपका ऑप्शन हट जाएगा, ठीक है। अब 2 चेक करते हैं। तो 2 बोल रहा है कि नन वर्बल क्यूज सच एज टोन ऑफ वॉइसेस, तो नन वर्बल बोल के एग्जाम्पल देना शुरू कर देना है, लेकिन पहले आप बता दो किसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये भी 2 भी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता है, तो 2 भी काट देंगे। तो 3 A और D दोनों में है, तो 3 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद 3 के बाद 2 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए, ये हम लोग को मैच करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो तीसरा को पढ़ लेंगे। तो कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इन्वॉल्व करता है क्या, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स। इसके बाद आप 4 पढ़ते हैं और फिर 2 पढ़ते हैं। तो 4 क्या है कि इट्स ऑफन सटल सिग्नल्स टेल्स अस हाउ अ मैसेज इज ट्रूली बीइंग रिसीव्ड और इंटेंडेड। अब 2 पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ बात हुआ। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज, तो यहाँ डेफिनेशन दिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, अब इसके बारे में और एग्जांपल दे रहा है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि 3 के बाद 2 आना चाहिए, तो बिल्कुल 3 के बाद 2 आना चाहिए। तो 3 के बाद 2 यहाँ आ रहा है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे भी पढ़ लेंगे कि 100% श्योर हो जाए। तो 2 आना चाहिए, उसके बाद 1 आना चाहिए। तो कंसिक्वेंटली इफेक्टिव कम्युनिकेशन हिंजेस मोर देन जस्ट अ वर्ड वी चूज, तो कम्युनिकेशन स्किल जैसा हम लोग वर्ड चूज करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। लास्ट में 4 आना चाहिए। तो इट्स ऑफन सटल सिग्नल्स दैट टेल अस अ मैसेज इज ट्रूली बीइंग रिसीव्ड और इंटेंडेड। तो बिल्कुल 3 2 1 4 आपका बिल्कुल सही पेयर है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्या है, तो सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लाइन ढूंढेंगे, दूसरा कंक्लूजन लाइन ढूंढेंगे, तीसरा में मैंडेटरी पेयर, ये सब यूज करेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। तो 2 1 1 2 4 2, ठीक है। तो ये सब पहले चेक करते हैं कि क्या, तो क्या 4 इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है एडिशनली, पहले ही एडिशनली से शुरू हो रहा है, तो 4 नहीं हो सकता। तो 4 कहाँ पे, सी पे है, तो 4 कट हो जाएगा, ठीक है। अब 1 और 2 में चेक करते हैं। तो पहले 1 चेक करते हैं। तो अ की स्ट्रेटेजी इज टू डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल लाइक एनर्जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो शुरू में ही एग्जाम्पल दे रहा है, क्या बोल रहा है, अ की स्ट्रेटेजी, तो कौन सा की स्ट्रेटेजी ये तो पहले बताओ। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन आपको बताना है कि किसके बारे में बात कर रहा है, फिर तो आप स्ट्रेटेजी लगाओगे उसके लिए, ठीक है। तो 1 भी इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, तो बी भी कट जाएगा। अब 2 आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, ठीक है। तो साफ साफ पता चल रहा है। तो 2 को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद चेक करना है कि
1 आएगा कि 3 आएगा? तो 2 क्या है? तो मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिटिगेट करना मतलब उसको सॉल्यूशन करना। वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, द ग्लोबल कम्युनिटी क्या कर रहा है? तो रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन। तो कार्बन में यूज को धीरे धीरे कम कर रहा है, ठीक है, ताकि पॉल्यूशन ना हो। अब इसके बाद 1 आना चाहिए कि 3 आना चाहिए? तो 1 क्या है कि अ की स्ट्रेटेजी टू डाइवर्सिफाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आप बता दिए, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी बताओगे कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या बता रहा है? तो डाइवर्सिफाई करेंगे एनर्जी सोर्सेज के लिए, और क्या लाएंगे? तो सोलर, विंड, ये लाएंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि 3 के बाद 1 आना चाहिए? तो बिल्कुल ये सब एकदम मैंडेटरी पेयर है। तो 2 के बाद 1 आना चाहिए। तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ पे। अब 3 चेक कर लेते हैं। तो दिस शिफ्ट इज नॉट ओनली डिक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पे तो पहले प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि दिस शिफ्ट नॉट ओनली डिक्रीज। तो अचानक प्रॉब्लम के बारे में ना ही डिक्रीज कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स एयर क्वालिटी। तो अभी तो इम्प्रूवमेंट का बात ही नहीं चल रहा है। तो 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1 यहाँ दिख रहा है, फिर 3 होना चाहिए, लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन होना चाहिए एडिशनली करके। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, तो ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी दिमाग में जब इसको करोगे तो 5 से 10 सेकंड के बीच में आप बना लोगे, ठीक है, सेकंड का बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हम लोग स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, नॉलेज के बेसिस पे तो कर ही रहे हम लोग। अगर आपको पास नॉलेज नहीं है तब भी आप मतलब 40 प्लस कैसे स्कोर कर लोगे इजीली, वो हम लोग सीखे, ठीक है। तो ये बहुत काम का वीडियो, मैं अपना माइंडसेट दे रहा हूँ आपको, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग थर्ड शिफ्ट के साथ मिलेंगे 12 सितंबर का, और इस वीडियो का एनोटेशन वाला PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।